नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे आदिकाल का साहित्य। आदिकाल के साहित्य के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में और प्रत्येक पहलू को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आदिकाल का जो समय है वो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी या 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। यह आदिकाल की समय सीमा है, 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी माना है। ये ऊपर हमने जैसा पढ़ा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, ये जो समय सीमा दिया गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। और इस युग को आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चरण काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को बीजवपन नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको संधि चरण काल कहा है। यहाँ पे दोस्तों सभी विद्वानों ने अपने अपने स्टडी के अनुसार जो भी उन्होंने अध्ययन किया उसके आधार पर इस काल का नामकरण किया है, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आदिकाल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका काल का नाम दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो दिया गया समय सीमा ये उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है और इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं कि जैसे वीर गाथा काल किस लेखक ने दिया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आदिकाल को क्या नाम दिया है। ठीक वैसे ही बीजवपन काल किसने कहा है, किस विद्वान ने बीजवपन आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। ठीक है। तो ये जो भी महत्वपूर्ण है इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। इसका दो उद्देश्य है, एक तो ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और दूसरा आप लॉन्ग क्वेश्चन करते करते शॉर्ट क्वेश्चन का भी तैयारी कर ले, जिसे अलग से आपको ना तैयार करना पड़े। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। आदि का ये सारा जो साहित्य है, ये जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, ये पूरा आदिकाल का साहित्य है और जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर ये सारी रचनाएं रची गई हैं। तो इसमें पहला जो है वो सिद्ध साहित्य है, दूसरा जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहला जो है ये रासो साहित्य, और रासो साहित्य में ये जो 6 रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसका मैंने कलर चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जो है खुमार रासो। खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं।
दोस्तों यहाँ पे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि दलपति विजय ने किस रासो की रचना की, किसकी रचना की, या फिर ये उल्टा भी आ सकता है कि खुमार रासो किसकी रचना है। ठीक है। दूसरा है रणमल छंद। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। अनेक विद्वान इसे आदिकाल में रचित न मानकर परवर्ती मानते हैं। तीसरा है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह नामक कवि हैं। इसमें विजयपाल के पांग राजा से हुए युद्ध का वर्णन है। मिस्र बंधुओं ने इसे यद्यपि 14वीं सदी की रचना कहा है, लेकिन सभी विद्वान इसे आदिकाल से परिवर्तित रचना मानते हैं। चौथा है बिसलदेव रासो। इसमें बिसलदेव रासो में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। रचयिता का नाम नरपति नल है। पांचवा है परिमल रासो। परमल रासो, इसे अल्लाह खंड भी कहते हैं। इसके रचयिता जगनीक कवि हैं। यह मौखिक परंपरा में इतना लोकप्रिय है कि अल्लाह लोकगीत की एक शैली बन गया है। यह पूरा का पूरा वीर छंद में है। अंतिम जो है 6 नंबर, वो है पृथ्वीराज रासो। राजस्थानी पिंगल डिंगल मिश्रित पिंगल शैली में लगभग 68 प्रकार के छंदों में रचित यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जैसे प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये उत्तर होगा आपका राजस्थानी पिंगल। और इसकी ये जो चंद कवि हैं हिंदी के प्रथम महाकवि ठहरते हैं। इस तरह से अगर ये पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य है, तो इसके रचयिता जो हैं चंद, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इसके साथ ही यह ग्रंथ प्रामाणिकता के मामले में सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य मूलतः धार्मिक काव्य है, परंतु उसमें काव्यत्व भी है। जैन साहित्य की रचना में आचार, रस, फगु, चरित आदि विभिन्न शैलियाँ मिलती हैं। हिंदी में चरित जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये जैन साहित्य में प्रमुख 6 रचनाएं हैं। इसके ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ और इसके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला है श्रवकाचार। यह 1933 ईस्वी में लिखा माना जाता है। एक ग्रंथ के रूप में हिंदी का प्रथम रचना है। इसमें 250 दोहों में देवसेन के श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा है भारतेश्वर बाहुबली रास। यह रचना शालिभद्र सूरी रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। मुनि जनविजय ने इसे जैन धर्म की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। तीसरा है
चंदनबाला रास। इसमें आसुक कवि ने चंदनबाला का चरित्र वर्णन किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जीवनदायी रास। चौथी रचना है स्थूलभद्र रास। स्थूलीभद्र रास। इसमें जिन धर्म सूरी ने स्थूलभद्र और कोषावैश्या की कथा कही है। अगला है रेवंतीगिरी रास। इसमें विजयसेन सूरी ने तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतीगिरी तीर्थ का वर्णन किया है। छठा और अंतिम है नेमिनाथ रास। इसमें सुमति गादी गढ़ी ने 58 छंदों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया है। उनकी अन्य रचनाएं हैं जीवदायी रास। उसके बाद है सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है, जिनका समय 8वीं से 12वीं सदी तक फैला हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है या फिर कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है, तो ये आंसर होगा 84। सिद्ध बौद्ध धर्म के परिवर्तित स्वरूप में व्रजयायनी शाखा से संबंधित थे। सिद्धों ने ही महासुखवाद का प्रवर्तन किया। प्रथम सिद्ध सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। राहुल जी के अनुसार सरहप्पा ने सहजयान का प्रवर्तन किया। इसका समय राहुल जी ने 769 ईस्वी माना है। सिद्धों की भाषा संधा भाषा है, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से अनुभूतियों का संकेत होता है। सिद्धों ने चार्यपद, अनुष्ठान गीत तथा दोहे रचे हैं। अगला है नाथ साहित्य। सिद्धों तथा नाथों में बहुत समानता है और केवल थोड़ा सा अंतर है। नाथ ब्रह्मचारी और योगाभ्यास पर बल देते थे, जबकि सिद्ध काया साधना पर। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। यहाँ जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वहीं नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये दोनों संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिद्धों और नाथों की संख्या कितनी है। नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता गोरखनाथ हैं, जिनके गुरु मच्छंदर नाथ एक सिद्ध थे। मतलब ये रचना तो ये उन्होंने नाथ साहित्य की, बट ये मच्छंद्रनाथ जो है वो एक सिद्ध थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को आधार बनाकर हठयोग का प्रवर्तन किया। राहुल जी तथा आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को 10वीं सदी का देते मानते हैं, जबकि शुक्ल जी 13वीं सदी का। शुक्ल जी ने गोरखनाथ की 10 पुस्तकों का उल्लेख अपने रचना में किया है। अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ये 3 रचनाएं हैं। पहला है ढोला मारूरा दूहा। कल्लोल कवि, इसको कुशल लाभ भी कहते हैं, द्वारा रचित यह ग्रंथ श्रृंगार काव्य है।
कल्लोल कवि का दूसरा नाम कुशल लाभ है, जिन्होंने श्रृंगार काव्य की रचना की, और ये ढोला मारूरा दुहा। कुछ लोग इसे आदिकाल का समय सीमा 11वीं सदी में रचित मानते हैं, और कुछ लोग परवर्ती यानी भक्ति काल में, मतलब इसको लेके द्वंद्व है कि ये आदिकाल की रचना है या फिर मध्यकाल की। इसमें इसमें नरवर देश के राजकुमार ढोला दुल्हा और पुगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाहोत्तर प्रेम और विवाह का मार्मिक निरूपण है। भाषा जो है इसकी वो पुरानी राजस्थानी है तथा पूरी रचना दोहा और छंद में रची गई है। दूसरी रचना है वसंत विलास। लौकिक साहित्य का दूसरा जो रचना है वसंत विलास है। इसमें इसके रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में प्राकृत और नारी पर वसंत के मादक प्रभाव का मनोहर चित्रण है। सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक से यह रचना प्रकाशित हुई। केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। लौकिक साहित्य का तीसरा जो रचना है वो है जयचंद्र प्रकाश एवं जसमयंक चंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश का रचयिता भट्ट केदार हैं तथा जयमयंक जसचंद्रिका का रचयिता मधुकर कवि। दोनों ही रचनाएं अप्राप्त हैं तथा दोनों का उल्लेख संध्यायच दयाल दासकृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है। दोनों में पृथ्वीराज के शत्रु राजा जयचंद्र की महिमा का वर्णन है। अगला है गद्य साहित्य। इसमें भी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं। राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। यह शिलांकित कृति है। राउल वेल शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोडा नामक कवि माने जाते हैं। यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें राउल नायिका का नक्सिक सौंदर्य वर्णन किया गया है। यह हिंदी का पहला नक्सिक वर्णन का काव्य है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। दूसरा जो रचना है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर भट्ट हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली, जिसको अवधि कहते हैं, कहा जाता है। तीसरा और अंतिम गद्य साहित्य का रचना जो है वो है वर्ण रत्नाकर। यह मैथिली की पहली गद्य रचना है। इसके लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। यह ग्रंथ 8 कल्लोलों अर्थात अध्यायों में विभक्त है। ये प्रश्न आता है कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो ये इसका आंसर होगा ज्योतिरेश्वर ठाकुर। या फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने किसकी रचना की, तो ये इसका आंसर होगा वर्ण रत्नाकर। ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के
विभिन्न रचनाओं के बारे में, अगर इसको आपने तैयार कर लिया तो अधिकांश आपका तैयार हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका सहर्ष उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। और ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।